नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में हम एक्चुअली करने वाले हैं कोडिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज। और कोशिश हमारी ये होगी कि हम एक एमसीक्यू करें, उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कोडिंग से रिलेटेड क्या क्या बन सकते हैं इन जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी तो नहीं है कोपा के सिलेबस में, पाइथन एंड जावा। ये तीन प्रोग्रामिंग है। एचटीएमएल भी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में है, थोड़े से कोड्स हैं उसके। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी आज के वीडियो में कि हम जो भी एमसीक्यू करें उसका कंपैरिजन भी करते चले जावा के साथ, जावा स्क्रिप्ट के साथ एंड पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ, राइट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। वो इसलिए क्योंकि आपका प्रैक्टिकल थोड़ा सा स्ट्रांग होने वाला है। अभी थोड़े से कोडिंग से रिलेटेड हम यहाँ पे एमसीक्यूज करेंगे। क्लियर? देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। सबसे बड़े शीर्षक के लिए सही एचटीएमएल तत्व क्या होता है। अब वैसे तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे ही बता सकता हूं आपको कि क्या इसका ऑप्शन है, लेकिन अब हम करके देखेंगे इसको प्रैक्टिकली। जब भी एचटीएमएल में आपको कोई कोड लिखना होता है, सबसे पहले आपको किसी टेक्स्ट एडिटर पर चले जाना है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ नोटपैड। जो जो मैं बोलूंगा इससे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है कि टू क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग एचटीएमएल विच एडिटर इज यूज्ड। तो एनी टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड में यूज कर रहा हूँ, नोटपैड प्लस प्लस भी यूज होता है, तो मैं नोटपैड का यूज कर रहा हूं। देखिए, HTML के टैग्स लगाने के लिए सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर होता है HTML। ये ओपन किया मैंने और HTML क्लोज किया। ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में कि HTML का क्लोजिंग टैग क्या होगा, या HTML जो फाइल होती है उसका स्टार्टिंग टैग क्या होता है। तो सबसे पहला टैग होगा HTML, ध्यान दीजिएगा। HTML के बाद हम इसके अंदर रखते हैं हेड। हेड एक्चुअली यूज होता है मेटा डेटा को स्टोर करने के लिए, मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन के लिए। इसके अंदर हम टाइटल यूज करते हैं, या सीएसएस यूज कर सकते हैं, या जीएस यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम यूज करते हैं। टाइटल यहां पर मैंने दे दिया कोपा प्रिपरेशन, टाइटल क्लोज। ये क्लोजिंग टैग हो गया किसका, टाइटल का। सेम लाइन पर भी लिख सकते हैं। ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि क्या एचटीएमएल के टैग्स को हम सेम लाइन पर क्लोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आंसर इज राइट, यस, हम कर सकते हैं क्लोज। जो करेंगे ना प्रैक्टिकली, इससे भी आपके एमसीक्यू प्रिपेयर होते जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हेड यहां पर क्लोज है। हेड के बाद हम यहां पर बॉडी टैग ओपन करेंगे। बॉडी मतलब इसके अंदर वेब पेज पर जो आपको जितना भी कंटेंट दिखाई देता है वो बॉडी टैग के ही अंदर होता है। क्लियर? ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ H1 से लेके H6 तक HTML में हेडिंग्स होती हैं। अब मैं सारे के सारे हेडिंग्स यहाँ पे यूज करके बता रहा हूँ। H1 COPA कोपा H1। अब इसी को मैं यहां से कॉपी एंड पेस्ट करूंगा। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। क्योंकि कंट्रोल C इज यूज फॉर कॉपी एंड कंट्रोल V इज यूज फॉर पेस्ट। तो मैंने कॉपी पेस्ट यूज किया है। H1, फिर H2, H2 क्लोज, H3, H3 क्लोज, H4, H4 क्लोज, H5, H5 क्लोज, H6, H6 क्लोज। ये एक्स्ट्रा है, H1 यहां पर लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। देखिए, ये मैंने एक वेब पेज बना लिया HTML कोड का यूज करते हुए, और इसमें मैंने केवल हेडिंग टैग का यूज किया H1 से लेके H6 तक। H1 से एग्जाम में ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेडिंग्स आर देयर इन HTML। तो HTML में कितनी हेडिंग्स होती है, H1 से लेकर H6 तक। सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है वो H1 होती है। अब मैं इस वेब पेज को सेव करूंगा। यहां पर भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, एमसीक्यू। सेव किया मैंने। सेव करने के बाद यहां पे सबसे पहले आपको ऑल फाइल्स करना है, और जहां चाहे वहां सेव कर ले। मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव कर ले रहा हूं, डेस्कटॉप पर। और फाइल नेम जो भी देंगे, मैंने यहां पर दिया कोपा डॉट। हमेशा याद रखिएगा HTML एक्सटेंशन होना चाहिए। डॉट के बाद आपको HTML देना है। एक्सटेंशन पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक्सटेंशन से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
तो .html किसका एक्सटेंशन होता है? HTML फाइल का एक्सटेंशन हमेशा .html होगा, ये लिखना ही पड़ेगा। copa.html नाम से मैंने एक ये फाइल बना दी, सेव एज टाइप ऑल फाइल्स किया है यहां पर, और उसको मैंने सेव कर दिया। कहां सेव कर रहा हूं? डेस्कटॉप पर सेव। अब देखिए क्या होगा, डेस्कटॉप पर एक फाइल बनकर आ गई होगी, ये कोपा नाम से। मेरा ब्राउजर, डिफॉल्ट ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसलिए ये सिंबल बनकर आ रहा है। आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में अगर क्रोम होगा या मोजिला होगा या इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, तो उसका सिंबल यहां पर बनकर आएगा एज आइकन, राइट। बस इससे मुझे डबल क्लिक करना है। मतलब ये अगला एमसीक्यू कि हाउ टू रन एन एचटीएमएल वेब पेज एचटीएमएल वेब पेज को कैसे रन करते हैं। तो ब्राउजर सिंबल बनकर आ जाता है, केवल उस पर आपको डबल क्लिक करना होता है। ये डबल क्लिक कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ ओपन कर दिया, जस्ट वंस। देखिए ये लिखा गया कोपा 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 कोपा। H1 मैंने यहां दिया हुआ है। एक बार हम अपना नोटपैड भी देख लेते हैं। ये नोटपैड में कोड लिखा हुआ है। हेडिंग टैग देखिए, मैंने बॉडी सेक्शन बताया है। बॉडी का पार्ट ये है, ये यहां से शुरू होकर ये पूरा जो व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है, ये हमारा बॉडी का पार्ट है। मतलब बॉडी के अंदर आप जो भी काम करेंगे वो आपको यहां पर डिस्प्ले होगा। ये आपकी यूआरएल होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म है उसका, ये यूआरएल है आपका। ठीक है, जो मैंने टाइटल दिया है वो देखिए टाइटल ये आ रहा है। जो नोटपैड में मैंने टाइटल दिया हुआ है, टाइटल कोपा प्रिपरेशन, ये क्योंकि मैंने अभी इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर दिया था, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। कोपा प्रिपरेशन, यही यहां पे टाइटल लिखा है, ये कोपा प्रिपरेशन। क्लियर? तो कोपा H1, कोपा H2, H3 हेडिंग, H4 हेडिंग, H5 हेडिंग, H6 हेडिंग। एग्जाम में एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग इन HTML। तो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग क्या होगी? H6। अभी हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग? सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है? H6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? प्रैक्टिस खुद से करके देखिएगा। वीडियो जो भी होते हैं मेरे, उनको आप ऐसा करें कि पहली बार जब देखें तो स्पीड बढ़ाकर देखें। स्पीड बढ़ाकर देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कंटेंट हमारे काम के हैं कि नहीं है। फिर दूसरी बार जब वीडियो देखें तो थोड़ा सा नोट्स बनाने के पैटर्न में देखें, जहां आपको लग रहा है कि नहीं यहां पर ये मुझे समझ में नहीं आता, उसको देखें। और फिर तीसरी बार जब देखेंगे, जब आपको रिवीजन करना होगा, तब देख लीजिए। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, H6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक? लाइन ब्रेक के लिए HTML में क्या यूज होता है? ब्रेक। अच्छा, इसके अदर ऑप्शन तो हम देख लें। हेडिंग ऐसा कुछ होता नहीं है, ये ऐसा कोई टैग नहीं होता। हेड टैग मेटा डेटा के लिए यूज होता है, जिसमें हम CSS के कंटेंट डालते हैं या टाइटल लिखते हैं। जैसे मैंने टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे हेड के अंदर। हेड यहां से शुरू हुआ, यहां से स्टार्ट हो रहा है, और हेड यहां पर क्लोज हो रहा है। इस हेड के अंदर मैंने टाइटल दिया हुआ है, टाइटल टैग। इसके अलावा अगर आपको CSS, एक्सटर्नल CSS वगैरह देनी होती है तो यहां दिया जाता है। जावा स्क्रिप्ट भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। H1 सबसे, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, ऑप्शन H6 राइट नहीं है, H1 राइट है। कंफ्यूजन है थोड़ा सा, क्योंकि हमने H1 यूज किया ना। कोपा सबसे लार्जेस्ट बोली, मैं स्मॉलेस्ट दिमाग में सोच रहा था। H6 स्मॉलेस्ट है, हमको बोला गया है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट इज H1। H1 डी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी सॉरी, इसको करेक्ट करेक्ट कर लीजिएगा। H1 इज द करेक्ट आंसर, H6 इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग। क्लियर? हेडिंग टैग ऐसा कुछ होता नहीं है। H6, H1, हेड, ये सारे ऑप्शन हमने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक? HTML एलिमेंट में लाइन ब्रेक के लिए क्या यूज होता है? ब्रेक ऐसा कोई टैग यूज नहीं होता है HTML में। BR अभी हम देख लेते हैं। LBR ऐसा भी कोई टैग नहीं होता, और ना ही LR होता है। राइट ऑप्शन BR ही है, ब्रेक यूज होता है। तो मैं अभी आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूं, कोड के थ्रू ही हम करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ये थोड़ा सा कोडिंग हम यूज कर रहे हैं, आज प्रैक्टिकल करेंगे। ये तो हेडिंग हो गया। मैंने यहां पर सिंपली एक पैरा टैग लगाया, P टैग। यहां पर मैंने लिखा माय नेम इज गिरीश, फुल कॉलन, सॉरी, फुल स्टॉप, एंड आई एम टीचिंग कोपा ITITO बैच। थोड़ा सा साइज कम कर देता हूं।
टीओ बैच, और यहां पर मैंने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। देखिए ये पैराग्राफ टैग दिया है मैंने, पी टैग से शुरू होता है। ये भी एक क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू में कि पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज होता है एचटीएमएल में। तो राइट आंसर इज पैराग्राफ, पी टैग, ये वाला टैग यूज करेंगे पी, और क्लोज होगा ये इस तरीके से। क्लियर। अब इसको मैं अगेन सेव कर दूं, केवल सेव करेंगे हम और इसको रन कर लेंगे। इसको केवल रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करेंगे तो आपने जो भी वहां पे चेंजेस किए हैं एचटीएमएल कोड में वो सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा रहा है, माय नेम इज गिरीश, लेकिन ये सेम लाइन पर आ रहा है। यही बोला गया है कि अब मुझे ये वाला जो स्टेटमेंट है आई एम, ये जो लिखा हुआ आई एम टीचिंग कोपा आईटीआई टीओ बैच, ऐसा अगर मुझे ये स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो वहां पे एंटर देने से नहीं होगा, मुझे क्या करना होगा, यहां पे बी आर टैग लगाना होगा। बी आर एक एम्प्टी टैग है, ये अगला एमसीक्यू है जो आया हुआ है पहले किसी क्वेश्चन एग्जाम में कि बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग या जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है उसे हम एम्प्टी टैग कहते हैं, मतलब जिसका ओपनिंग टैग नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्टली ये क्लोज हो रहा है, इसका बी आर देखिए एचटीएमएल यहां पर ओपन हुआ, एचटीएमएल यहां क्लोज हो रहा है, बॉडी यहां क्लोज हो रही है, बॉडी यहां पर ओपन हो रही है, टाइटल ओपन हुआ, टाइटल क्लोज हुआ, हेड ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, हेड यहां से ओपन हुआ, H1 ओपन हुआ है, H1 क्लोज हुआ, लेकिन बी आर का कोई ओपनिंग टैग नहीं है, इसे एम्प्टी टैग कहते हैं। क्लियर। अब केवल बी आर लगा दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, शॉर्टकट की है सेव करने की, कंट्रोल एस, सेव कर दिया और रिफ्रेश कर दिया। देखिए वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। क्लियर। देखिए प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो अभी आपको कभी भी नहीं भूले, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सारी चीजों को, है ना। केवल एमसीक्यू हम देखते जाएं और उसको मेमोराइज करते जाएं, याद करते जाएं, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि हम वो भूल सकते हैं। इतना सब कुछ माइंड में भर लेंगे जिसका विजुअलाइज हमारे सामने कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा तो कंफ्यूजन होगी आप, क्योंकि ऑप्शन सेम आ जाएंगे। बी आर आ गया, बी आर से के बाद यहाँ पे ब्रेक भी यूज हो गया, एल बी आर हो गया या बी एल यूज हो गया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या था ऑप्शन। जब प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, याद रखने में हमारे लिए आसान होता है। तो राइट आंसर इज बी आर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बाय व्हाट द डिक्लेरेशन ब्लॉक इज सेपरेटेड विच कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन, एक या एक से अधिक डिक्लेरेशन वाले डिक्लेरेशन ब्लॉक को किसके द्वारा अलग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन वैसे पूछा गया है सीएसएस के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, क्योंकि डिक्लेरेशन ब्लॉक वहां पर ही होता है, सीएसएस में ही होता है, लेकिन मैं आपको इसको जावा में भी बताऊंगा और जावा स्क्रिप्ट के केस में भी बता दूंगा। फुल स्टॉप यूज होता है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फुल स्टॉप यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट या क्लास के लिए। ये सीएसएस में भी यही होगा, सीएसएस में सिलेक्टर या क्लास के लिए होता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में, जावा में ऑब्जेक्ट या क्लास के लिए अगर आपको क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है, डॉट सिंबल का यूज किया जाता है। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन हमको दिया गया कोलन, कोलन लिखा है, कॉलन है एक्चुअली, वो COLON कॉलन है, लिखा गलत है, कॉलन है, लेकिन है वो कॉलन। कॉलन का मतलब ये फुल कॉलन, दो डबल डॉट्स जो हम लगा देते हैं शिफ्ट के साथ, इसे हम बोलते हैं कॉलन। कॉलन का यूज भी सीएसएस के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो प्रॉपर्टी और वैल्यू उनको सेपरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे सीएसएस का कोड लिखना चाहूं तो सीएसएस का कोड लिखूंगा मैं, जैसे मैंने लिखा कलर फुल कॉलन रेड, उसके बाद मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा, और फिर मैंने यहां पर लिखा फॉन्ट हाइफन साइज फुल कॉलन 16px सपोज लिख दिया, 16 पिक्सल और सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन से क्या हो रहा है, हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है, सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर रहे हैं, स्टेटमेंट यहां पे सेमी कॉलन से टर्मिनेट हो रहा है, जबकि ये जो फुल कॉलन है, ये फुल कॉलन क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है और ये रेड उसकी वैल्यू है, इनको आपस में सेपरेट कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। सेमी कॉलन की बात कर रहे हैं तो सेमी कॉलन अभी अभी मैंने बताया ये कहलाता है सेमी कॉलन।
इसे हम सेमीकोलन कहते हैं। सेमीकोलन मतलब अल्प विराम हिंदी में। और सीएसएस पढ़े आप, जावा स्क्रिप्ट पढ़े आप या जावा, तीनों में ही सेमीकोलन से आपका स्टेटमेंट टर्मिनेट होगा। जैसे यहां पर टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये है कि ये वाला ब्लॉक यहां पे क्लोज हो गया। अब ये जो है फॉन्ट साइज ये नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ कहलाएगा। आप भले ही उसको सेम लाइन पर लिखें, लेकिन उसको ट्रीट किया जाएगा कि ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? वैसे ही जावा स्क्रिप्ट में भी सेम होता है, जावा स्क्रिप्ट में भी सेम होगा, जावा में भी सेम होगा, सीएसएस में भी सेम है। क्या? सेमीकोलन। सेमीकोलन से स्टेटमेंट टर्मिनेट होता है, लाइन टर्मिनेट होती है। जैसे मैं आपको एक सिंटेक्स अगर लिख के बता दूं जावा स्क्रिप्ट का कि लेट a इज इक्वल टू 10, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जावा स्क्रिप्ट में, डबल कोट डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाकर मैंने लिखा जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब यहां पे ये जो डबल कोट लगा है ना, ये कमेंट कहलाता है। ये भी अगला एमसीक्यू, ये भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये डबल कोट्स सॉरी डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाकर जो भी हम लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट में या जावा में, ये कमेंट कहलाता है। सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब ये केवल लिखा हुआ है यहां पर, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इट विल नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, ये केवल यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए लिखा हुआ है। जैसे जो कोड लिखते हैं कि मैंने कुछ कोड लिखा, अब मेरी जगह पे कोई दूसरा कोडर वहां पर आया है, डेवलपर आया है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोड किस पर्पस से लिखा गया या इस लाइन का पर्पस क्या है। तो गुड प्रोग्रामिंग स्किल ये कहता है कि हम वहां पे कमेंट दे दें। तो सिंगल लाइन के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाकर आप जो भी लिखेंगे ये कमेंट आउट हो जाता है, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये किस में था? ये जावा स्क्रिप्ट में था। ठीक है, जावा में भी सेम होता है। इंट a इज इक्वल टू 10, यहाँ पे डेटा टाइप का यूज जरूर कर लिया जाता है, जावा स्क्रिप्ट में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां जरूरत पड़ती है। इंट a इज इक्वल टू 10। पाइथन में ऐसा यूज नहीं होता, पाइथन में इंडेंटेशन या न्यू लाइन के थ्रू होता है, ये जावा में है, जावा वेरिएबल डिक्लेरेशन। राइट? पाइथन में ये नहीं होता, पाइथन का तरीका दूसरा होता है। फिर राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट का यूज, राउंड ब्रैकेट मींस दिस, इसका यूज हम करते हैं फंक्शन कॉल में यूज होता है ये, या जैसे इफ का ब्लॉक अगर हम यूज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, फॉर ब्लॉक यूज कर रहे हैं, फॉर का जो सिंटेक्स होता है उसमें यूज होता है। तो फंक्शन वगैरह, या अगर हम लूपिंग या इफ स्टेटमेंट, ये सारे ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं जहां कंडीशन हमको देनी होती है। जैसे मैं अगर इफ, फिर मैं ब्रैकेट लगाकर ऐसे कंडीशन देंगे, सपोज कंडीशन मैंने दी x ग्रेटर देन 5, तो ये जो तरीका है इफ का, ये तरीका जावा स्क्रिप्ट में भी यही है और जावा में भी यही। क्लियर? तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। की डिक्लेरेशन ब्लॉक इज सेपरेटेड विच कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन। एक से ज्यादा डिक्लेरेशन को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाएगा। सेमीकोलन मतलब ये सिंबल होता है सेमीकोलन, सेमीकोलन इसे कहते हैं। ये फुल कॉलन है, ये फुल स्टॉप है, एंड ये राउंड ब्रैकेट है। राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। व्हाट टाइप ऑफ ब्रैकेट इज यूज्ड इन राइटिंग जावा स्क्रिप्ट एरेज। जावा स्क्रिप्ट में किस ब्रैकेट का यूज होता है एरे के लिए? स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस या एंगल। तो जावा स्क्रिप्ट और जावा दोनों में ही स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज होता है। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे आप इस तरीके से, ये यूज होता है जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों में, इवन पाइथन में भी यूज होता है। ठीक है, पाइथन में भी यूज होता है, सेम यही स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। और कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक के लिए होता है। कर्ली ब्रैकेट मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं मंझला कोष्टक। कर्ली ब्रैकेट का मतलब जैसे मैंने इफ लिखा, फिर कंडीशन लगाई, कोई भी कंडीशन, CONDITION कंडीशन, और फिर जब मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन एंड क्लोज करने के लिए, तब ये यूज होता है। इफ का सिंटेक्स होता है ये। जावा स्क्रिप्ट में भी यही सिंटेक्स होता है और जावा में भी यही सिंटेक्स होता है। पाइथन में सिंटेक्स तो यही होता है, कॉन्सेप्ट यही होता है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगते, वहां पे इंडेंट्स यूज होते हैं या न्यू लाइन का यूज किया जाता है। राइट? तो कर्ली ब्रैकेट का पर्पस क्या हुआ? ब्लॉक ओपन एंड क्लोज करने के लिए। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मतलब यहां पे अगेन इनकी बात की जा रही है, राउंड ब्रैकेट की बात की जा रही है।
पैरेंथेसिस मतलब जैसे ये कंडीशन में के लिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ये पैरेंथेसिस, या कोई स्टेटमेंट अगर हम जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जावा में यूज होता है, तो प्रिंटलन एक मेथड है, मेथड के साथ हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एंगल, एंगल का यूज हम नहीं करेंगे, एंगल का मतलब इसकी बात हो रही है, ये एंगल की बात हो रही है, इसका भी यूज हमको नहीं होता है। एरे के लिए, एरे के लिए क्या यूज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। अब एरे क्या है या इसका फर्दर कोडिंग क्या है, वो तो फिर एक अलग ही वीडियो बनेगा उसके लिए, क्योंकि अलग ही चैप्टर ही है वो। एरे एक वास्ट चैप्टर है, उसमें बहुत कुछ होता है। सिंपल एमसीक्यूज के हिसाब से आपके लिए इतना अभी, एज पर दिस एमसीक्यू, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे आप एरे के लिए। नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर प्रिंटर्स। इनमें से प्रिंटर के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सी प्लस प्लस एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जिसका यूज होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ओएस डेवलपमेंट के लिए सी प्लस प्लस का यूज होता है। पीसीएल होता है प्रिंटर कंट्रोल लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है पीसीएल का प्रिंटर कंट्रोल लैंग्वेज। पीसीएल का फुल फॉर्म इज, पीसीएल का फुल फॉर्म है प्रिंटर कंट्रोल लैंग्वेज। अगर एग्जाम में कभी आ जाता तो आपको ये इसका फुल फॉर्म बनना चाहिए। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रिंटर कंट्रोल लैंग्वेज मतलब प्रिंटर से रिलेटेड होगी। वीपीएस एंड जीडीआई, वीपीएस virtual printer system, it is also related with the printer, and GDI graphics device interface, ये विंडोज और अगेन प्रिंटर इंटरफेस से ही रिलेटेड है ये। तो ये तीनों तो यूज होते हैं किसके लिए, प्रिंटर के कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं। लेकिन इसमें पूछा गया विच इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर प्रिंटर, तो सी प्लस प्लस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर प्रिंटर्स। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है बट इट इज नॉट फॉर प्रिंटर्स। क्लियर, राइट आंसर इज सी प्लस प्लस। पीसीएल वीपीएस जीडीआई के फुल फॉर्म्स ये लिखे हुए हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, एक बार लर्न कर लीजिएगा। Which conditional statement in JavaScript is used to specify many alternative blocks of code to be executed? JavaScript में कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग निष्पादित किए जाने वाले कोड के कई विकल्प ब्लॉकों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। वैसे यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे के सारे कंडीशनल स्टेटमेंट से ही रिलेटेड हैं सब कुछ। डायरेक्ट एल्स जो है डायरेक्ट नहीं यूज होता है, इफ के साथ ही यूज होता है। एल्स इफ भी जब इफ लगा होगा उसके साथ ही यूज होगा। स्विच जो होता है इसका यूज होता, यहां पर बोला गया कि मेनी ऑल्टरनेटिव ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। स्विच का पर्पस ही ये होता है कि व्हेन यू हैव मोर देन वन ऑप्शन तब आप यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट का। सिंटेक्स हम सभी का देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आ सकता है सिंटेक्स, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है कि ये ब्लॉक है, ये कोड लिखा हुआ, उसका क्या आउटपुट हो सकता है, तो हम समझ लें। और सबका सिंटेक्स जो है जावा स्क्रिप्ट में भी यही होगा, सी प्लस प्लस तो है नहीं कोपा के सिलेबस में, और जावा में भी सेम होगा। पाइथन में भी कॉन्सेप्ट यही होते हैं, बस वहां पे सिंटेक्स का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इफ एलिफ यूज होता है और स्विच के लिए मैच केस होता है पाइथन में। तो मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बता दूं, इफ फिर मैंने कोई कंडीशन दे दी यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी ऐसा करके, कर्ली ब्रैकेट से ओपन होगा ये, फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं यहाँ पर, स्टेटमेंट जो आपको स्टेटमेंट देना। अब ये क्या स्टेटमेंट होते हैं ये तो जब आप कोडिंग पढ़ेंगे प्रॉपरली तभी समझ में आएगा, अभी इतने शॉर्ट टाइम पर मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर ये समझाने बैठूंगा तो आधे एक घंटे तो केवल इसमें ही लग जाएगा। एक आध प्रोग्राम भी बताना पड़ेगा फिर आपको, जावा में रन करके या जावा स्क्रिप्ट में रन करके या फिर पाइथन में रन करके, तो वो हमारी पूरा जो आज का वीडियो केवल इसमें ही चला जाएगा। तो हमको इतना नहीं करना भी, फिलहाल इतना इन डेप्थ नहीं जाना है। इफ का सिंटेक्स, इफ के साथ जनरली यूज होता है एल्स। एल्स का मतलब अन्यथा, मतलब अगर ये वाली बात सही होगी, इसमें जो कंडीशन दी गई वो अगर सही है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता, मतलब यहां लिखा हुआ जो भी स्टेटमेंट होगा इट विल एग्जीक्यूट। अगर ये बात, इफ का हिंदी में मतलब ही होता है यदि, यदि ऐसा है तो ये करिए, लेकिन यदि ऐसा नहीं है देन इट विल कम टू एल्स। एल्स मींस अन्यथा, एल्स ब्लॉक में आएगा और एल्स में जो भी लिखा होगा यहां पर भी वैसे ही
स्टेटमेंट जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इफ ब्लॉक, इफ स्टेटमेंट। क्लियर? और ये सेम जावा स्क्रिप्ट में भी सेम है, जावा में भी सेम है, दोनों में ही सिंटेक्स दोनों का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम में अगर आता है तो आप बता सकते हैं कि कंफ्यूजन के लिए पूछ लिया जाता है कि ये लिख दिया गया और उसमें बोला गया कि व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ इफ ब्लॉक इफ एल्स इन जावा स्क्रिप्ट। तो आपको ऑप्शन में जो दिए होंगे तो आप मेक इट वेरी क्लियर कि जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों में ही इफ का सिंटेक्स और एल्स लिखने का तरीका सेम होता है। क्लियर? ये हो गया इफ ब्लॉक। एल्स मैंने उसके साथ लिख दिया हमने। स्विच का मतलब है, स्विच का तरीका होता है, स्विच के लिए SWITCH। अच्छा देखिए, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ये सारी की सारी केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं। स्विच स्मॉल में लिखा जाएगा SWITCH, इफ भी स्मॉल में, आई स्मॉल में, ई स्मॉल में। स्विच के बाद हम यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन देते हैं, कोई एक्सप्रेशन मतलब जैसे सपोज मैंने दे दिया ए। अब ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है तो यहां से मैच करेगा, उसके लिए फिर हम देते हैं केस। केस, अब ए की पहली वैल्यू मान लो सपोज 1 हो सकती है तो फुल कॉलन, फिर जो स्टेटमेंट यहां पे दिया जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा। और हर केस का ब्रेक होता है, हर केस का एक ब्रेक होगा। केस टू फुल कॉलन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड देन ब्रेक। ऐसे करके आप जितने चाहें उतने केसेस लगा सकते हैं। और लास्ट में अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो इट विल एग्जीक्यूट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा और डिफॉल्ट का ब्रेक नहीं होता। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन स्विच स्टेटमेंट विच ऑप्शन डोंट हैव ब्रेक। ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें ब्रेक नहीं होता? तो केस, अगर केस लिखा हुआ है तो उसका ब्रेक होगा ही होगा। केस 2 ब्रेक, केस 3 ब्रेक, केस 4। लेकिन अगर इनमें से कोई केस मैच नहीं करेगा तो फाइनली डिफॉल्ट में जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा और डिफॉल्ट का ब्रेक नहीं होता है। क्लियर? तो राइट ऑप्शन इज स्विच। एल्सिफ, अगेन इफ का ही पार्ट है, इफ एल्सिफ, इफ एल्स, फिर उसके बाद अगर आपको कोई कंडीशन देनी है तो इफ एल्सिफ यूज करिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम। तो हमारा राइट आंसर यहां पर स्विच होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द ब्लैंक ऑपरेटर चेक्स वेदर द वैल्यू ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। ये ऑपरेटर का है, जावा स्क्रिप्ट और सी जावा दोनों में ही ऑलमोस्ट ऑपरेटर सेम ही होते हैं। इवन पाइथन में भी ऑपरेटर्स की कैटेगरी ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम होती है, लेकिन पाइथन में थोड़ा कुछ डिफरेंस ज्यादा होते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो सिंबल दिया गया है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ये है ग्रेटर देन, GREATER, ग्रेटर देन। फिर दिया हुआ है लेस देन, लेस देन। फिर दिया हुआ है इक्वल टू। एक्चुअली ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और ये जो होता है ये नॉट इक्वल टू होता है। लेकिन आपके ऑप्शन में केवल इक्वल टू दिया है तो इस MCQ के हिसाब से सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। लेकिन जब आप एग्जाम दे देंगे तो उसमें जो ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं तो इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि यही आएगा। इससे मिलता जुलता अगर ऐसे कोई सिनेरियो बनता है जहां पे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों के चारों सही नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लगभग लगभग इक्वल टू यूज हो रहा है तो उसके नियर बाय है, राइट आंसर के नियर बाय है, तो आप इसको ही लगाकर आइएगा। इसका 1 नंबर आपको वैसे भी मिल जाएगा अगर कोई गलत भी करेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही सही नहीं दिया। अदरवाइज यहां पे डबल इक्वल टू होता तो वो राइट आंसर होता। तो ऑप्शन सी फिलहाल के लिए यहां पर आप सी मान सकते हैं। क्लियर? ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। इक्वल टू के लिए, अच्छा इक्वल टू के लिए ये होता है डबल इक्वल साइन, ये होता है इक्वल टू ऑपरेटर। क्लियर?
एक बार वीडियो को जरूर पॉज कर करके देखिएगा एक बार में। जिनका प्रोग्रामिंग से नाता नहीं रहा है, प्रोग्रामिंग से रिलेशन ही नहीं रहा है, उनके लिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, उनको कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े होगा नहीं, तैयारी तो थोड़ी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। राइट द नेम ऑफ लूप विच एग्जीक्यूट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेट। अभी क्योंकि ये हमारा जो वीडियो है ये प्योरली प्रोग्रामिंग और प्रैक्टिकल या कोडिंग से रिलेटेड ही, इसलिए थोड़ा सा आपको हो सकता लगे कि थोड़ा सा टफ है ये, लेकिन टफ नहीं है। तैयारी के लिए हमको ये पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इनमें से। राइट द नेम ऑफ लूप विच एग्जीक्यूट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड एब्रिविएट्स द कोड दैट मैनेज द लूप वेरिएबल। मतलब लूप की बात की जा रही है तो लूप, फॉर नेक्स्ट एक लूप है, डू वाइल एक लूप है, फॉर ईच एक लूप है। इफ एक लूप नहीं है, इट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें कंडीशन को चेक किया जाता है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक, फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक यूज होगा। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है, इसका सिंटेक्स भी अभी हमने कर लिया है। फॉर नेक्स्ट, देखिए ये जो फॉर नेक्स्ट यूज किया गया ना, ये ना तो सी प्लस जावा में यूज होता है, ना ही जावा स्क्रिप्ट में यूज होता है, ये एक्चुअली वीबी में यूज होता है। ठीक है, क्योंकि पाइथन में भी फॉर नेक्स्ट नहीं होता, उसका तरीका दूसरा होता है। अब यहां बोला तो गया तीनों बी सी डी तीनों है तो लूप के ही पैटर्न, लेकिन ये बोला गया है कि मल्टी एब्रिविएट्स द कोड दैट मैनेज द लूप वेरिएबल। ये लूप वेरिएबल का जो यूज करेगा, ठीक है, तो लूप वेरिएबल का यूज करते हुए कोड को मैनेज, एब्रिविएट्स द कोड दैट मैनेज एग्जीक्यूट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। तो यहां पर है तो तीनों लूप, लेकिन फॉर नेक्स्ट क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है। यहां पे वेरिएबल को हमको अलग से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करना पड़ता। हम देख लेते हैं फॉर नेक्स्ट का, सभी का सिंटेक्स देख लेते हैं। फॉर नेक्स्ट का, फॉर जैसे मैंने लिखा i इज इक्वल टू 1 to 10, ये वीबी में यूज होता है, विजुअल बेसिक का कोड है ये। फिर यहां पर स्टेटमेंट, अच्छा लूप क्या होता है, लूप का मतलब ही होता है अगर किसी स्टेटमेंट को आपको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, सेम टास्क रिपीटेडली परफॉर्मिंग अ टास्क अंटिल अ सर्टेन कंडीशन, तो वो एक लूप के अंदर कंटेन किया जाएगा, उसको ही हम एक लूप कहते हैं। जैसे सपोज डीजे वगैरह आप लोग शादी पार्टियों में सुनते होंगे, वहां पर एक म्यूजिक का जो पीस है वो बार बार बजता रहता है, तो इट इज अ लूप। सेम प्रोसेस, सेम टास्क को हम रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड अ लूप। तो लूप, वाइल, डू वाइल, फॉर नेक्स्ट, ये सारे के सारे लूप की कैटेगरीज हैं। अब इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट होगा फॉर नेक्स्ट, ये होता है। इसमें देखिए ये वेरिएबल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट कर लेगा। पहली बार में 1 तो एग्जीक्यूट होगा, 2 3 4 अप टू 10 तक जाएगा। क्लियर? ये हुआ वीबी में। और अगर मैं जावा स्क्रिप्ट और या सी जावा की बात करूं तो वहां पे तरीका ये होता, आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई लेस देन इज इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, फिर ब्लॉक ओपन एंड क्लोज। और यहां पर वो स्टेटमेंट जो आपको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, तो हमको फॉर केवल दिया नहीं हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर नेक्स्ट दिया, केवल फॉर दिया होता तो हम वो ऑप्शन यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे फॉर केवल नहीं दिया है, फॉर नेक्स्ट दिया, फॉर ईच दिया है। डू वाइल में तो अलग से ही करना पड़ता है। डू वाइल का सिंटेक्स होता है डू कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जिन्हें आपको एग्जीक्यूट करना है। और यहां पर हमको जो भी हम वेरिएबल यूज करेंगे ना, उस वेरिएबल को आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मैन्युअली करना पड़ता है अलग से। डब्ल्यू एच आई वाइल, यहाँ पे कंडीशन दे दी जाती है कि आई लेस देन इज इक्वल टू 10 सपोज, और यहाँ पर सेमीकोलन लगता है। ये सिंटेक्स होता है जावा स्क्रिप्ट और जावा दोनों में ही डू वाइल का। ऐसे सिंटेक्स आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेनेटिव वे में आपको बता रहा हूं कि जब आप इस वीडियो को देखें, स्क्रीन पर ये सारी चीजें देखें, तो एमसीक्यू अगर ऐसे कुछ आए तो आपसे इजीली बन जाए। राइट? तो यहां पर भी देखिए मैनुअली वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डबल प्लस जो लगा हुआ है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आ सकता है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, आई प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। अब है तो बहुत कुछ, उतना सब कुछ बताने का टाइम नहीं है, ठीक है, प्रिपरेशन करते रहिए बस। फॉर ईच, फॉर ईच का तरीका दूसरा होता है। फॉर ईच
ये जो वेरिएबल दिया जाएगा फॉर ईच ए इन ऐसा करके स्टेटमेंट सिंटेक्स होता है इसका। क्लियर? तो इनमें से हमारा जो राइट आंसर है फॉर नेक्स्ट, ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल को इंक्रीमेंट अपने आप कर देगा, मैन्युअली हमको नहीं करना पड़ेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉर नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ें। इन HTML list tags which defines a definition list, li is used for list item। li का यूज होता है लिस्ट आइटम के लिए। li टैग ओपन होगा, li, और ये क्लोज भी होगा। अब इसके अंदर क्या होता है लिस्ट आइटम, वो जब केवल इस पर बात करेंगे तब करेंगे। तो ये li का तरीका है, इसका मतलब होता है ये लिस्ट आइटम के लिए, लिस्ट आइटम। दूसरा हमको जो ऑप्शन दिया गया है OL, ये ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब जब आपको पेज पर 1 2 3 के सीक्वेंस में या ABCD के फॉर्मेट में, मतलब सीक्वेंस में आपको डिस्प्ले करना हो ऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्मेट में, तब आप यूज करेंगे OL। OL के अंदर LI यूज होता है एक्चुअली। ऑर्डर्ड लिस्ट हो या अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, उसके अंदर LI का यूज किया जाता है। वो अलग ही टॉपिक ही अलग है, वो अलग से फिर प्रोग्राम ही बताना पड़ेगा उसका। तो अभी हम शॉर्ट में कर रहे हैं। OL मतलब ORDERED, ऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट इज DL, ये है डेफिनेशन लिस्ट। आपका राइट आंसर है डेफिनेशन लिस्ट, DL। DL के अंदर भी डिस्क्रिप्शन भी होता है, डेफिनेशन भी होता है। तो DL अभी आपके केस में इस MCQ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिस्ट DL राइट आंसर है। UL UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब बुलेट्स के फॉर्म में आपको डिस्प्ले होगा, वहां पे नंबरिंग नहीं होगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर? तो आपका ये जो DL ऑप्शन है, इट इज राइट आंसर, डेफिनेशन लिस्ट। राइट आंसर इज DL, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट की बात की जा रही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैरेक्टर यूज टू इंडिकेट एन एंड टैग। अब देखिए यहाँ पे फिर से थोड़ा सा स्लाइड कंफ्यूजन भी है। ये स्टार सिंबल जो है ये यूज होता है वैसे मल्टीप्लीकेशन के लिए ना, HTML में तो ये होता ही नहीं है, पहली चीज ये भी नहीं होता है। ये हम टैग स्टार्ट करते हैं इससे, और एंड टैग हमेशा इससे ही यूज होगा। हमने सबसे पहले एग्जांपल में देखा है जिसमें मैंने बताया H1 का क्लोजिंग /H1। लेकिन ये एक कंफ्यूजन वाला टॉपिक हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैरेक्टर यूज टू इंडिकेट एन एंड टैग। एंड टैग में सबसे पहले शुरू तो इससे ही होगा, राइट? ये क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, ये 2024 में आए हुए हैं। 2024 2022 के अलग अलग शिफ्ट्स में आए हुए हैं, अलग अलग डेट्स पे आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं। अब उसमें इस क्वेश्चन पर मुझे जहां तक याद आ रहा है, इस पे ऑब्जेक्शन आया था, कुछ लोगों ने ये लगाया था और कुछ लोगों ने, वैसे राइट आंसर इज दिस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि क्लोजिंग के लिए फॉरवर्ड स्लैश ही यूज होता है। लेकिन अगर लॉजिकली बोला जाए तो अगर हम ये क्लोजिंग भी यूज करेंगे तो भी हमको पहले लगाना तो यही पड़ेगा, ये वाला टैग। मतलब कहने का मतलब ये है जैसे ये लगा हुआ है, देख पा रहे हैं ना, है ये क्लोजिंग टैग, लेकिन स्टार्ट तो इससे ही कर रहे हैं ना। तो लॉजिकली लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया था, फिर इसके 1 मार्क्स सभी को दे दिए गए थे। वैसे राइट आंसर इज दिस, फॉरवर्ड स्लैश ही है इसका राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज PHP स्टैंड्स फॉर। PHP का प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा तो नहीं है, कोपा के सिलेबस में अलग से अच्छा वेबसाइट डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, HTML है, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है। तो PHP भी हो सकता है आया है क्वेश्चन, क्योंकि ये सब 2024 के मन से नहीं करवा रहा हूं मैं कोई भी क्वेश्चन। अभी मैं उन्हीं 2022-2024 के क्वेश्चंस को लेकर ही आपकी तैयारी करवा रहा हूं। उनके ऑप्शन से लेकर जो MCQs बन सकते हैं वो अभी हम कर रहे हैं। फिर जब वे कंप्लीट हो जाएगा तो फेब में हम स्टार्ट करेंगे केवल और केवल टॉपिक वाइज। फिर मैं अलग से आपको MCQs करवाऊंगा ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए और स्ट्रॉन्ग तैयारी हो जाए। ठीक है? PHP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। PHP जो है ना, ये रिकर्सिव एक्रोनिम है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, क्योंकि P इनिशियल लेटर तो P है,
लेकिन बोला जा रहा हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, तो ये एक्चुअली रिकर्सिव है, रिकर्सिव एक्रोनिम है ये। पीएचपी का फुल फॉर्म होता यही है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। दिस इज द राइट आंसर। प्रोग्रामिंग हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल ऐसा कुछ नहीं होता है, हाइपर टेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल ये भी नहीं होता, प्री प्रोसेसर प्रोटोकॉल ये भी नहीं होता। ये तो कॉन्सेप्चुअल था, नाम बस पूछा गया, इसमें प्रैक्टिकल समझाने जैसा कुछ नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। पीएचपी याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अच्छा, ये जरूर बता दूं कि ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये ध्यान रखिएगा। पीएचपी जो है, इट इज अ पीएचपी, जनरली ऐसा लिखा मिलेगा आपको, इट इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये केस सेंसिटिव है और इसका सिंटेक्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही होता है। क्लियर? इसका यूज कहां होता है? इसका यूज वेब पेज डेवलपमेंट में ही किया जाता है, वेबसाइट डेवलपमेंट में किया जाता है, जब आपको डायनेमिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी हो। जैसे जावा स्क्रिप्ट कर रहा है, वैसे ही अगर आपको पीएचपी यूज करना है डायनेमिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए। जावा स्क्रिप्ट तो एक्चुअली क्लाइंट साइड पे वर्क करता है, लेकिन पीएचपी सर्वर साइड पर वर्क करता है। ठीक है, पीएचपी के मेरे ख्याल से मैंने मेरे जो वीडियोस में ना पीएचपी के प्रोग्राम रन कैसे करता है वो भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, देखिएगा आप लोग उसको अगर टाइम मिले तो, क्योंकि इसमें वैम्प सर्वर की जरूरत पड़ती है, जैम्प सर्वर की जरूरत पड़ती है। और ये समझ लीजिए कि जैसे आपकी एमपी ऑनलाइन है, एमपी ऑनलाइन में जाकर आपने अपना फॉर्म फिल किया है, फॉर्म फिल किया मतलब आपने इनपुट दिया और वो फॉर्म कहीं किसी सर्वर पे जाके, गवर्नमेंट के सर्वर पे जाके, ईएसबी की साइट पे जाके स्टोर हुआ। फिर जब आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर इनपुट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ करेंगे, तो वहां से एडमिट कार्ड जनरेट होकर आएगा। दिस इज व्हाट डायनेमिक फंक्शनैलिटी, मतलब बाय डायरेक्शनल, हम इनपुट भी दे सकते हैं और हमको सर्वर से रिस्पॉन्स भी मिलता है। इसको ही हम कहते हैं डायनेमिक फंक्शनैलिटी। स्टैटिक का मतलब जैसे ईएसबी की जब वेबसाइट है उस पर आप केवल नोटिफिकेशन पढ़ पाते हो, उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो पीएचपी जो है एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। चलिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट इज इन जावा स्क्रिप्ट द ब्लैंक साइन रिप्रेजेंट द असाइनमेंट ऑपरेटर, ये अभी हम कर चुके हैं। प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्लस सिंबल। अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब एडिशन के लिए यूज होता है। प्लस के बाद दूसरा ऑप्शन हमको दिया गया है स्टार, स्टार मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होगा, दिस इज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन। एंड थर्ड वन इज इक्वल एंड परसेंटेज। इक्वल, इट इज यूज फॉर असाइनमेंट। ये असाइनमेंट ऑपरेटर जावा स्क्रिप्ट और जावा दोनों में सेम है। ठीक है, ये जितने भी अभी यहाँ तीनों ऑपरेटर लिखे हुए हैं, एडिशन जावा स्क्रिप्ट में भी पर्पस यही है, जावा में भी पर्पस यही है। स्टार का साइन, इसको हम एस्टेरिस्क साइन भी कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है, जावा में भी जावा स्क्रिप्ट में भी। पॉइंटर का भी कॉन्सेप्ट है ये, वैसे ये सी सी प्लस प्लस में। इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है परसेंटेज, परसेंटेज का साइन, ये वाला जो साइन होता है ये एक्चुअली मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलस। इसको मॉड्यूलस को मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल बताता है। अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो जो रिमाइंडर भाग देने पर जो भाग शेषफल बच रहा है या रिमाइंडर बच रहा है, जैसे 5 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 हमारा कोशेंट आएगा मतलब भागफल आएगा, लेकिन 5 में से 4 घटाने पर 1 जो बच रहा है वो हमारा शेषफल है और वो रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर स्टोर करने वाला ऑपरेटर ये है परसेंट का साइन। यहां पर प्रोग्रामिंग में परसेंट का काम, परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं होता है। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट और जावा दोनों में ही इस सिंबल का मतलब ही होता है मॉड्यूलस या रिमाइंडर ऑपरेटर। ये अगला क्वेश्चन भी एमसीक्यू बन सकता है, आ भी सकता है। तो राइट आंसर इज इक्वल। असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल का साइन जो है ये असाइनमेंट, असाइन करने के लिए। असाइन मतलब जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ए इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन, मतलब मैंने 5 असाइन कर दिया किसके अंदर, ए के अंदर। ए वेरिएबल में मैंने 5 को असाइन कर दिया। असाइनमेंट का मतलब ये हुआ। सिंटेक्स एरर आर आल्सो नोन एज दैट occur at compile time in traditional programming languages.
सिंटेक्स त्रुटियों को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, जो पारंपरिक प्रोग्रामिंग भाषाओं में संकलन के समय होती हैं। देखिए, कंपाइल टाइम की बात की जा रही है। कंपाइल प्रोग्राम कंपाइल होता है, फिर उसके बाद रन होता है। कंपाइल टाइम पर एक्चुअली जो एरर्स आती हैं वो सिंटेक्टिकल है। सिंटेक्स का मतलब, अगर जैसे मैंने यहां पर बात करूं कि a इज इक्वल टू 5, ये सिंटेक्स है, सेमीकोलन मैंने लगाना भूल गया, इसको हम सिंटेक्टिकल एरर कहेंगे। तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, रन होना तो दूर की बात है, वो कंपाइल टाइम पर ही आपको एरर जनरेट कर देगा। तो इन एरर्स को हम पार्सिंग एरर भी कहते हैं। ये एरर पार्सिंग एरर्स भी कहलाती हैं, जो कंपाइल टाइम पर जनरेट होती है। एक्सेप्शन का मतलब ये रन टाइम पर आएंगी। रेंज एरर, जैसे मान लीजिए आपने कोई रेंज दे दी है, जैसे एरे की कोई रेंज दी हुई है कि एरे में 10 मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स स्टोर करवाने हैं, लेकिन आप बियॉन्ड 10 रेंज यूज कर रहे हैं। एरे के एलिमेंट में आप इंडेक्स जो दे रहे हैं उसका, एरे का, ये जो टर्म्स जितनी भी मैं बोल रहा हूं ना, ये सब प्रैक्टिकली समझने वाली हैं, लेकिन अभी आप सुन लीजिए फिलहाल। तो रेंज एरर, एरे में जब हम जो इंडेक्स दे रहे हैं, हमने एरे का इंडेक्स यूज किया या सबस्क्रिप्ट यूज किया 1 से लेकर 10 तक का, हम एरे के A11 देकर, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूं, इसमें हम एरे का की सब प्रिपरेशन ही चल रही है हमारी, ये A1 और ऐसे करके बहुत सारे वेरिएबल्स हैं A10 तक। तो मैंने जो वेरिएबल एरे डिक्लेयर किया था उसकी साइज 10 बताई थी, लेकिन मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं A11 को, तो यहां पे रेंज की एरर आएगी, ये वाली एरर आएगी। ठीक है, रेंज एरर रन टाइम पे आएगी। रेफरेंस एरर, अगर किसी वेरिएबल को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से या वेरिएबल से रेफर किया गया, रेफरेंस दिया गया है, तो उस टाइम पर ये एरर आएगी। तो हमारी फाइनल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पार्सिंग एरर। सिंटेक्स एरर आर आल्सो नोन एज पार्सिंग एरर्स दैट ऑकर एट कंपाइल टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, द मैथ ऑब्जेक्ट मेथड्स cos x रिप्रेजेंट, गणित वस्तुविधि cos x का प्रतिनिधित्व करती है। रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देती है, ये सब जावा स्क्रिप्ट की बात हो रही है। रिटर्न द कोसाइन ऑफ x, रिटर्न द वैल्यू ऑफ ई एक्स, मतलब एक्सपोनेंट की बात हो रही है। रिटर्न द नंबर विद द लोएस्ट वैल्यू, मिनिमम की बात हो रही है। एब्सोल्यूट मतलब ये लिखा ऐसे जाएगा, इसको लिखने का जो तरीका होगा ये होगा जावा स्क्रिप्ट में मैथ डॉट एबीएस ब्रैकेट में एक्स, तो इट विल रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू। मैं अगर लिखूंगा मैथ डॉट कॉज एक्स, तो यहां पर ये इसका कोसाइन हमको जनरेट करके देगा। मैथ डॉट ई एक्स पी, एक्सपोनेंट के लिए मैं यूज कर रहा हूं, तो ये एक्स का एक्सपोनेंट बताएगा। मैथ डॉट मिन अगर बोलता हूं तो ये एक्स का मिनिमम वैल्यू बताएगा। तो मुझे जो ऑप्शन दिए गए हैं, मुझे जो ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, वो ऑप्शन के हिसाब से तो ये रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, तो उसके लिए एबीएस यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस एक्स बोला है। देखिए ये कॉस एक्स बोला हुआ है, एबीएस जो है एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। रिटर्न द कोसाइन ऑफ एक्स, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, इट इज द राइट आंसर। ये वाला बी जो है ये राइट आंसर है। रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपोनेंट के लिए ये यूज होगा सिंबल, सॉरी सिंबल बोल रहा हूँ, फंक्शन मैथ डॉट ई एक्स पी ब्रैकेट में एक्स, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, 5 10 11 20 जो भी देना है वो नंबर हो सकता है। मैथ डॉट मिन, मैंने लोएस्ट वैल्यू के लिए मैथ डॉट मिन ब्रैकेट में एक्स दिया जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रिटर्न द कोसाइन ऑफ एक्स। विच टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एज एक्सेप्शंस? एक्सेप्शन हिंदी में बोलते हैं अपवाद। तो अपवाद जब आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइल पर ऐसी कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि वो एक्सेप्शन अपवाद है, उसमें कोई सिंटेक्टिकल एरर नहीं है। क्लियर? वो जैसे मैं ऐसा कहूं कि द नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, क्या होगा? वैसे हम बोलते हैं जीरो, लेकिन वो एक्चुअली होता है इन्फिनिटी। मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 10 को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स इन्फिनिटी, वो जीरो नहीं होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात करूं तो अगर किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तब वो एक एक्सेप्शन कहलाएगी। तो विच टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एज एक्सेप्शन? जो रन टाइम पर आएंगी, रन टाइम एरर्स को हम एक्सेप्शंस कहते हैं। क्लियर? लॉजिकल एरर्स वो होंगी जो लॉजिकली आपको, आपका लॉजिक गलत है, मतलब प्रोग्राम प्रॉपरली रन हो जाएगा लेकिन
जो डिजायर्ड आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा, तब वो कहलाएंगे लॉजिकल एरर्स। सिंटेक्स एरर अभी मैंने बता ही दिया कि कोड लिखते टाइम लिखने का जो तरीका है उसमें अगर आपने कोई सेमीकोलन मिस्टेक कर दिया या कहीं कॉमा लगाना भूल गए या कहीं ब्रैकेट लगाना भूल गए तो ये सारे के सारे सिंटेक्स एरर कहलाएंगे। रन टाइम वो एरर जो प्रोग्राम के रन होते टाइम पर जनरेट होंगी वही एक्सेप्शंस कहलाएंगी। ठीक है। कोडिंग एरर्स ऐसा कोई टर्म वैसे होता नहीं है, ये एक जनरल टर्म है, ये कोई टर्म यूज नहीं होती है। तो राइट आंसर इज रन टाइम एरर्स। किसके लिए? एक्सेप्शंस आर आल्सो कॉल्ड रन टाइम एरर्स, राइट। HTML links are defined with the following tag. HTML links को किस टैग से परिभाषित किया जाता है? लिंक PAHL। लिंक एक्चुअली एक्सटर्नल CSS के केस में यूज होता है, P पैराग्राफ के लिए होता है, A होता है एंकर टैग, अभी मैं बता दे रहा हूं क्या होता है, HL ऐसा कोई टैग होता नहीं। A टैग का यूज होगा, इसको हम थोड़ा सा समझ लें क्योंकि ये आएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, एंकर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता है। AHREF इज इक्वल टू, देखिए अभी मैं ये coupa.html में ही कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं इसको HTML टैग बना देता हूँ, HTML फाइल ही बना देता हूँ HTML, और इसको मैं हेड और टाइटल के बिना भी यूज कर सकते हैं हम। HTML बॉडी के अंदर डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, बॉडी क्लोज करेंगे हम। AHREF इज इक्वल टू, मैंने यहाँ डबल कोट में लिख दिया www.google.com, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ esb.gov.in, कॉमा लग रहा है, डॉट लगाना है, esb.gov.in, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट ब्लो नहीं, HREF, और यहां पर मैंने बोला गो टू ESB वेबसाइट और एंकर टैग क्लोज हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद यहां पर मैंने HTML भी क्लोज कर दिया, HTML, कंट्रोल S से सेव, coupa.html ये फाइल का नाम है, ये लिखा ही हुआ है यहाँ पर। इसको मैं सिंपली क्या करेंगे, हम इसको रिफ्रेश कर देंगे, तो देखिए गो टू इस तरीके से हाइपर लिंक बनकर आ जाएगी, हैंड का सिंबल बनकर आएगा। जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये बोल रहा फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड इसलिए बोल रहा है क्योंकि ESB का URL हमने सही दिया नहीं है। इसको मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से, ये वाला URL यहाँ से कॉपी किया। ये सब जितना प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, ये सब आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके MCQs के लिए। कंट्रोल C से यहाँ कॉपी किया, वापस यहाँ कोड में हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर इसका प्रॉपर जो URL है वो पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V करके, कंट्रोल S से सेव करिए। पेज पर आकर, कहाँ है आपका कोपा वाला, ये, इसको क्लोज कर देते हैं, वापस से बैक करें, एक बार रिफ्रेश करें। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए वेबसाइट यहाँ पर उन्हें ESB की ओपन कर दी। ये एंकर टैग कहलाता है जो हाइपर लिंक के लिए यूज होगा। यही क्वेश्चन दिया है, HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द एंकर टैग, एंकर टैग के साथ होता है। ए मतलब एंकर टैग, कौन सा टैग? ANCHOR, एंकर टैग, और HREF का मतलब है, एग्जाम में आ सकता है कि एंकर टैग में HREF का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। क्लियर? हाइपर लिंक रेफरेंस इसका फुल फॉर्म होता है। और ये ए मतलब एंकर टैग, यहां लिख देता हूं मैं, ए मींस एंकर टैग, ANCHOR एंकर टैग, और HREF का मतलब है, HREF इज इक्वल टू हाइपर लिंक रेफरेंस। क्लियर? बस आज के लिए इतना ही। पूरे वीडियो को आराम से देखिए, समझिए, पढ़िए और तैयारी करिए। प्रैक्टिकल देखिए तरीका यही होगा, वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के पहले जल्दी देख लीजिए एक बार। क्लियर? उसके बाद फिर आप देखिए कि अब मुझे कहाँ समझ में नहीं आया, दोबारा वहां पर जाइए और उसको पॉज करके थोड़ा समझिए, फिर फाइनल वीडियो अभी नहीं, फिर कभी भी रिवीजन के तौर पे एक बार देख लीजिए कि हाँ जो ऑप्शन है वो मुझे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने शायद बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो हो सकता है आप लोगों तक नोटिफिकेशन ना जा रहे हो। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो मेरे पोस्ट होते हैं तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। तो ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी अच्छे से करते रहें, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।